नमस्कार और स्वागत है एक नई खोज में। आज हम शरीर के अंदर की एक ऐसी दुनिया में झांकेंगे जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, हमारा गट यानी हमारी पाचन प्रणाली। बिल्कुल, पर यह सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, है ना? कमाल की बात यह है कि इसमें रहने वाले खरबों छोटे छोटे जीव, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। वो हमारे मूड, वजन, नींद, इम्यूनिटी, यहाँ तक कि हमारे सोचने समझने की शक्ति पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक अनदेखा ब्रह्मांड है हमारे भीतर, एक पूरा इकोसिस्टम जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। गट माइक्रोबायोम। हाँ, और आज हम इसी माइक्रोबायोम के रहस्यों को समझेंगे। हमारी ये बातचीत डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट पर आधारित है। सुपर गट? हाँ, ये किताब गट और हमारी सेहत के बीच के इसी छुपे हुए लेकिन मजबूत रिश्ते को उजागर करती है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? मतलब इस किताब और जानकारी के सागर से हम क्या निकालने वाले हैं? देखो, हमारा लक्ष्य है सरल भाषा में ये समझना कि ये गट माइक्रोबायोम आखिर है क्या भला। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये गड़बड़ा क्यों जाता है जिसे डॉक्टर डेविस डायस्पायोसिस कहते हैं। डायस्पायोसिस, ओके। और सबसे जरूरी, इसे वापस पटरी पर लाने के लिए, इसे फिर से एक सुपर गट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सही। मकसद साफ है, बेहतर सेहत, ज्यादा ताजगी और जिंदगी को खुलकर जीना। और मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि डॉक्टर डेविस, जो खुद दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ, वो ये मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जिन्हें हम शायद दिल या दिमाग से जोड़ते हैं, उनकी जड़ असल में हमारे पेट में हो सकती है। बिल्कुल। उनका दावा है कि गट को ठीक कर लिया तो सेहत में कमाल के बदलाव आ सकते हैं। कमाल है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस अंदरूनी सफर को। तो सबसे पहले ये जान लें कि गट माइक्रोबायोम क्या है। आसान शब्दों में, ये हमारे पाचन तंत्र में रहने वाले खरबों सूक्ष्म जीवों की एक विशाल आबादी है। खरबों? हाँ, खरबों। इसमें अच्छे बुरे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वायरस, एक पूरी सेना समझ लीजिए। जब तक इनमें संतुलन बना रहता है, ये हमारी सेहत के सबसे बड़े पहरेदार होते हैं। लेकिन आजकल ये संतुलन गड़बड़ा क्यों जाता है? डॉक्टर डेविस इसकी क्या वजह बताते हैं आजकल की लाइफस्टाइल में? हाँ, यहीं पर आजकल की जीवन शैली विलन बन जाती है। सोचिए, जंक फूड, पैकेट वाले खाने जिनमें प्रिजर्वेटिव्स भरे हों, जरूरत से ज्यादा चीनी, और ये सिर्फ मिठाई में नहीं, सॉस, जूस, ब्रेड सब में छिपी होती है। सही। ज्यादा रिफाइंड तेल, और हाँ, जरा सी तकलीफ पर एंटीबायोटिक्स खा लेना। ओह हाँ, ये बहुत आम है। बिल्कुल। लगातार तनाव में रहना, पूरी नींद ना लेना, ये सारी चीजें हमारे गट में पल रहे अच्छे सैनिकों, मतलब अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है। और दुश्मन बैक्टीरिया? और दुश्मन सैनिकों यानी हानिकारक बैक्टीरिया को फलने फूलने का मौका देती हैं। इसी बिगड़े हुए संतुलन को कहते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस, अच्छा। तो जब ये अंदरूनी संतुलन बिगड़ता है तो शरीर बाहर कैसे संकेत देता है? क्या कुछ आम लक्षण हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं? बिल्कुल। और ये लक्षण सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहते। जैसे लगातार गैस बनना, पेट फूल जाना या भारीपन महसूस होना। हाँ। कभी कब्ज तो कभी दस्त, बिना वजह उदासी या चिंता महसूस होना। मूड पर भी असर? हाँ, बिल्कुल। त्वचा पर समस्याएं जैसे मुहासे, एक्जिमा, ये रैशेज, वजन का बेवजह बढ़ना या कम न होना, दिमाग में धुंधलापन सा महसूस होना जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग यानी ध्यान लगाने में मुश्किल? हाँ, फोकस करने में दिक्कत, बार बार मीठा खाने की तेज इच्छा होना, और इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, यानी बार बार सर्दी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन पकड़ लेना। अरे बाप रे। ये सब संकेत हो सकते हैं कि गट में कुछ गड़बड़ है। मतलब सिर्फ पेट खराब नहीं होता, पूरा सिस्टम हिल जाता है। किताब में शायद एक कहानी भी है ऐसी, एक महिला की जो कई दिक्कतों से जूझ रही थी। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर डेविस एक ऐसी महिला का उदाहरण देते हैं जो सालों से पेट दर्द, भयानक एंजाइटी और हर समय थकान से परेशान थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, एंटासिड, एंटीबायोटिक्स सब चला, पर आराम नहीं मिला। फिर जब उसने डॉक्टर डेविस के बताए गट फोकस्ड प्रोटोकॉल को अपनाया, गट फोकस्ड प्रोटोकॉल, हाँ, यानी अपने खान पान और जीवन शैली में खास बदलाव किए, तो कुछ ही हफ्तों में जादू सा हुआ। न सिर्फ उसका पेट ठीक हुआ, अच्छा, बल्कि उसकी एंजाइटी कम हुई, वो ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगी और उसकी त्वचा भी साफ हो गई। कमाल है। तो ये केस स्टडी तो साफ दिखाती है कि कई बार असली इलाज बाहरी दवाइयों में नहीं,
बल्कि गट के अंदर छिपे संतुलन को वापस लाने में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और गट की इसी अंदरूनी गड़बड़ी से जुड़ी एक और बहुत आम लेकिन अक्सर पकड़ में ना आने वाली समस्या है। अच्छा, कौन सी? जिस पर डॉक्टर डेविस बहुत जोर देते हैं वो है SIBO। SIBO? SIBO, ये क्या नई चीज है? SIBO का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। स्मॉल इंटेस्टाइनल, ओके, छोटी आंत। हाँ, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। देखो, हमारे पाचन तंत्र में ज्यादातर बैक्टीरिया का घर बड़ी आंत में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां वो अपना काम शांति से करते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया किसी वजह से बड़ी आंत के बजाय छोटी आंत में डेरा डाल लेते हैं और अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। छोटी आंत में, लेकिन वहां तो खाना पच रहा होता है, तो ये बैक्टीरिया वहां क्या करते हैं? यही तो दिक्कत है। छोटी आंत का काम है पोषक तत्वों को सोखना। हाँ। जब बैक्टीरिया वहां ज्यादा हो जाते हैं तो वो उस खाने को जो अभी पूरी तरह पचा भी नहीं है वहीं पर फर्मेंट करना, मतलब सड़ाना शुरू कर देते हैं। इस फर्मेंटेशन से हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसें पैदा होती हैं। अच्छा। नतीजा, पेट बुरी तरह फूलना, दर्द होना, लगातार डकारें आना या गैस पास होना और खाने के बाद बहुत ज्यादा भारीपन या बेचैनी महसूस होना। तो इसे ऐसे समझें कि मेहमान गलत पार्टी में पहुंच गए हैं और हंगामा मचा रहे हैं। बिल्कुल सही, एकदम सटीक उदाहरण है। अरे बाप रे, तो ये लक्षण तो बहुत आम लगते हैं। गैस, ब्लोटिंग, लोग शायद इसे बस एसिडिटी या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। बिल्कुल, यही सबसे चौंकाने वाली बात डॉक्टर डेविस बताते हैं। सालों से चल रही पाचन समस्याओं, जिन्हें लोग एसिडिटी, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाँ, या बस मेरा पेट खराब रहता है कहकर टालते रहते हैं, उनकी जड़ असल में SIBO हो सकती है। अच्छा। यानी बैक्टीरिया का गलत जगह पनपना, और जब तक इसे नहीं पकड़ा जाता तब तक गट पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। इसीलिए इसे पहचानना गट हीलिंग का शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर इसकी पहचान कैसे होती है? अंदाजे से तो काम चलेगा नहीं? नहीं, अंदाजे से नहीं। इसके लिए खास टेस्ट होता है जिसे हाइड्रोजन मीथेन ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। हाइड्रोजन मीथेन ब्रेथ टेस्ट? हाँ, इसमें कुछ पीने के बाद व्यक्ति को एक मशीन में सांस छोड़नी होती है और मशीन सांस में हाइड्रोजन और मीथेन गैस की मात्रा मापती है। ओके। अगर ये गैसें ज्यादा मात्रा में निकलती हैं तो ये SIBO का पक्का संकेत हो सकता है। मतलब अगर लगातार पाचन संबंधी दिक्कतें हैं और कोई हल नहीं मिल रहा तो डॉक्टर से CO टेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक ये गलत जगह बसे मेहमान यानी SIBO ठीक नहीं होगा, गट का संतुलन पूरी तरह वापस लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो गट का संतुलन बिगड़ने की वजह समझी, SIBO जैसी छुपी समस्या जानी। अब आते हैं उस चीज पर जो रोज हमारे कंट्रोल में है, हमारा आहार। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और शायद वैसा ही गट भी। हाँ, डॉक्टर डेविस किन चीजों को गट का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? डॉक्टर डेविस की किताब सुपर गट में 3 मुख्य विलेंस का जिक्र है जो हमारे गट माइक्रोबायोम को तबाह करते हैं। 3? ओके। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है शक्कर, और यह सिर्फ सफेद चीनी नहीं है। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक, फलों के डब्बाबंद जूस, केचप, सलाद ड्रेसिंग, ब्रेड, बिस्किट, इन सब में छिपी हुई शक्कर भी शामिल है। ओह, हिडन शुगर। हाँ, ये शक्कर सीधे गट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है। इसे खाकर वो तेजी से बढ़ते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को दबा देते हैं। और दूसरा विलेन? दूसरा है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मैदा वाली चीजें। हाँ, मैदा और उससे बनी चीजें जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट, नमकीन, डिब्बाबंद स्नैक्स, रेडी टू ईट मील्स। इनमें फाइबर तो होता नहीं, पोषण के नाम पर भी कुछ खास नहीं होता। ये बस गट की अंदरूनी परत को कमजोर करते हैं और शरीर में अंदरूनी सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा कौन है? मैंने सुना है वो अनाज, खासकर गेहूं को लेकर काफी सख्त हैं। हाँ, तीसरा दुश्मन डॉक्टर डेविस के अनुसार अनाज है, और उसमें भी खासकर गेहूं। गेहूं? हाँ, गेहूं में ग्लूटेन तो होता ही है, जिसके बारे में आजकल काफी बात होती है। हाँ, ग्लूटेन फ्री बहुत चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और प्रोटीन होता है, व्हीट जर्म एग्लूटिनिन, WGA कहते हैं इसे। WGA, ये नया सुना। हाँ, डॉक्टर डेविस का तर्क है कि ये दोनों तत्व, ग्लूटेन और WGA, गट की नाजुक अंदरूनी दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? सोचिए, आपकी आंतों की दीवार एक महीन जाली की तरह है
जो सिर्फ पचे हुए पोषक तत्वों को खून में जाने देती है। ग्लूटेन और WGA जैसे तत्व इस जाली में छेद कर सकते हैं। इसे लीकी गट कहते हैं। लीकी गट? हाँ, अब क्या होता है, आध पचे खाने के कण, बैक्टीरिया के टुकड़े और टॉक्सिन्स इस लीक करती हुई दीवार से सीधे खून में पहुंच जाते हैं। अरे! शरीर इसे एक हमला समझता है और हर जगह सूजन पैदा कर देता है, जिससे अजीबोगरीब एलर्जीज, जोड़ों का दर्द, थकान, और यहाँ तक कि ऑटो इम्यून बीमारियां भी शुरू हो सकती हैं। ऑटो इम्यून, जिसमें शरीर खुद पर ही हमला करता है। हाँ बिल्कुल भाई। गेहूं छोड़ना, ये तो भारतीय खान पान में बहुत मुश्किल लगता है। रोटी, पराठा, पूरी, क्या डॉक्टर डेविस इसका कोई हल बताते हैं, या वो मानते हैं कि गट को बचाने के लिए ये सख्ती एकदम जरूरी है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखो, डॉक्टर डेविस मानते हैं कि गट की मरम्मत के लिए, खासकर अगर लीकी गट या ऑटो इम्यून समस्याएं हैं, तो गेहूं को पूरी तरह हटाना सबसे प्रभावी कदम है, कम से कम कुछ समय के लिए। अच्छा, कुछ समय के लिए। हाँ, उनका नजरिया गट स्वास्थ्य पर बहुत केंद्रित है और वे कुछ प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे अपनी किताब में इसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क विस्तार से देते हैं। तो मुश्किल तो है। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन उनका मानना है कि मिलने वाले फायदे, जैसे सूजन का कम होना, पाचन सुधरना, एनर्जी बढ़ना, इस मुश्किल से कहीं ज्यादा हैं। वे दूसरे अनाजों या विकल्पों पर ज्यादा जोर नहीं देते। उनका फोकस गेहूं और प्रोसेस्ड कार्ब्स हटाने पर ज्यादा है। समझ गया। तो गलत खाना अच्छे बैक्टीरिया को भूखा मारता है और बुरों को दावत देता है। नतीजा ब्लोटिंग, थकान, चिंता, स्किन प्रॉब्लम, और किताब में शायद ऐसे लोगों के उदाहरण भी हैं जिन्होंने सिर्फ खाना बदलकर सेहत सुधारी। हाँ, कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं। एक व्यक्ति जो सालों से माइग्रेन, पेट की जलन और त्वचा की एलर्जी से परेशान था। बाप रे। उसने जब अपनी डाइट से मुख्य रूप से गेहूं, चीनी और प्रोसेस्ड चीजें हटाईं, तो कुछ ही महीनों में उसके माइग्रेन के दौरे लगभग बंद हो गए। सच में? हाँ, पेट की जलन खत्म हो गई और त्वचा साफ होने लगी, वजन भी कम हुआ, नींद गहरी हुई और एनर्जी लेवल बढ़ गया। वाह! तो संदेश साफ है, दवा की दुकान से पहले अपनी रसोई और थाली पर ध्यान देना शायद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो दुश्मन पहचान लिए, उन्हें हटा दिया। अब गट को फिर से मजबूत, एक सुपर गट बनाने के लिए क्या करना होगा? गट में अच्छे सैनिकों की भर्ती कैसे करें? बिल्कुल, गट को दोबारा आबाद करने के लिए हमें उसमें अच्छे बैक्टीरिया को फिर से बसाना होगा और उन्हें ऐसा माहौल देना होगा कि वो वहीं रहें और पनपें। इसके लिए कुछ खास चीजें बहुत मददगार हैं। सबसे पहले आते हैं फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स यानी खमीर वाली चीजें, जैसे घर का बना दही? हाँ, घर का सादा दही एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कांजी, गाजर या चुकंदर या राई की बनी हुई। हाँ, कांजी वड़ा। हाँ, घर का बना पानी और नमक वाला अचार, तेल और मसाले वाला नहीं। अच्छा, पानी वाला अचार। हाँ, साउक्राउट, जो खमीर उठी पत्ता गोभी होती है, किमची, कोरियन फर्मेंटेड डिश, ये सब प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स के खजाने हैं। प्रोबायोटिक्स? हाँ, इनमें लाखों करोड़ों जिंदा अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे गट में जाकर माइक्रोबायोम को विविधता देते हैं और संतुलन बनाते हैं। और प्रीबायोटिक्स, ये क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स तो बैक्टीरिया हो गए। बहुत अच्छा सवाल। प्रीबायोटिक्स दरअसल इन अच्छे बैक्टीरिया, मतलब प्रोबायोटिक्स का खाना है। अच्छा, उनका भोजन? हाँ, ये एक खास तरह का फाइबर होता है जो हमारी पाचन क्रिया में पचता नहीं है, लेकिन गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया इसे खाते हैं और अपनी आबादी बढ़ाते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? प्रीबायोटिक्स आपको मिलेंगे प्याज, लहसुन, कच्चे केले, चुकंदर, अरवी, शतावरी, एस्परागस। हाँ, और दलिया यानी ओट्स में। तो प्रोबायोटिक्स है मेहमान सैनिक और प्रीबायोटिक्स है उनका राशन पानी। क्या बात है। अच्छा, तो मेहमान भी बुलाओ और उनके खाने का इंतजाम भी करो। और गट की मरम्मत के लिए क्या खाएं? लीकी गट की बात की थी हमने। हाँ, गट की दीवारों को मजबूत करने और लीकी गट जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए फाइबर से भरपूर सब्जियां बहुत जरूरी हैं। जैसे पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, लौकी, तोरी। इनमें मौजूद फाइबर गट लाइनिंग की मरम्मत करता है और सूजन कम करता है। ऊती देने में कमाल का काम करते हैं। अच्छा, ये तो काफी फायदेमंद लग रहा है। हाँ, गट हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। और खानपान के अलावा लाइफस्टाइल का भी रोल था, जैसा आपने शुरू में कहा था। नींद, तनाव। निश्चित रूप से गट का स्वास्थ्य सिर्फ खाने पर निर्भर नहीं करता। रोज रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान शरीर मरम्मत का काम करता है।
तनाव को काबू में रखना भी उतना ही अहम है। उसके लिए क्या करें? इसके लिए ध्यान मतलब मेडिटेशन, योग, प्राणायाम या बस प्रकृति में समय बिताना मददगार हो सकता है। हाँ, वॉक वगैरह। बिल्कुल। और हाँ, दिन भर में पर्याप्त पानी पीना ताकि शरीर से गंदगी बाहर निकलती रहे। ये सब मिलकर एक कमजोर गट को सुपर गट बनाने की नींव रखते हैं। डॉक्टर डेविस ने अपनी किताब में एक पूरा सुपर गट प्रोटोकॉल भी बताया है। उसमें एक खास चीज का जिक्र है, SIBO योगर्ट। ये क्या है? क्या ये बाजार वाले या घर के सामान्य दही से अलग है? हाँ, ये SIBO योगर्ट सामान्य दही से काफी अलग है। ये घर पर ही बनाया जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ खास किस्म के बहुत शक्तिशाली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स डाले जाते हैं। कौन से? जैसे लैक्टोबैसिलस रूट्री, लैक्टोबैसिलस गैसेरी, बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस। ये खास तौर पर गट लाइनिंग की मरम्मत करने, लीकी गट को ठीक करने और SIBO पैदा करने वाले बुरे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मल दही वाले बैक्टीरिया से अलग हैं? हाँ, ये स्पेसिफिक स्ट्रेन्स हैं जिनके गट पर शक्तिशाली प्रभाव देखे गए हैं। और इसे बनाने का तरीका भी खास है शायद? बिल्कुल। इसे बनाने के लिए दूध में इन खास बैक्टीरिया के कल्चर जो कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, उनको मिलाया जाता है। फिर इसे सामान्य दही जमाने के तापमान से थोड़े ज्यादा तापमान पर और सामान्य दही से कहीं ज्यादा देर तक, लगभग 36 घंटे तक फर्मेंट होने दिया जाता है। 36 घंटे? हाँ। क्या लंबा। हाँ, इस लंबी और खास तापमान वाली प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि इन सुपर हेल्पर बैक्टीरिया की संख्या खरबों में पहुंच जाती है। खरबों में? हाँ, जो सामान्य दही से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए डॉक्टर डेविस इसे गट हीलिंग के लिए ज्यादा असरदार मानते हैं। तो मतलब ये एक तरह की सुपरचार्ज्ड दही हो गई? बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो ये खास मेहमान बैक्टीरिया है जो आपके गट की मरम्मत करने और वहाँ शांति कायम करने में मदद करते हैं, और इस लंबी प्रक्रिया से उनकी फौज बहुत बड़ी हो जाती है। समझ गया। तो ये घर पर बनाने लायक है, बस थोड़ी खास तैयारी और सब्र चाहिए। इस प्रोटोकॉल में और क्या शामिल है? प्रोटोकॉल में घर पर बनी दूसरी फर्मेंटेड चीजों पर भी जोर है, खासकर फर्मेंटेड सब्जियां जैसे सॉकरक्रॉट, ककड़ी या गाजर की कांजी या अदरक लहसुन का फर्मेंटेड पेस्ट। अच्छा। ये गट में अच्छे बैक्टीरिया की विविधता मतलब डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को साथ लेने के बारे में क्या सलाह है, जैसे मेहमान और उनका खाना? हाँ, डॉक्टर डेविस सही प्रोबायोटिक के साथ सही प्रीबायोटिक लेने की सलाह देते हैं ताकि प्रोबायोटिक गट में टिक सकें और अपना काम कर सकें। कोई उदाहरण? जैसे अगर लैक्टोबैसिलस रूटी ले रहे हैं तो उसके साथ इनुलिन फाइबर जो प्याज लहसुन में होता है, हाँ। या पेक्टिन फाइबर जो सेब में होता है लेना फायदेमंद हो सकता है। ये प्रीबायोटिक फाइबर उस खास बैक्टीरिया को गट में जमने और बढ़ने में मदद करते हैं। अच्छा, सिनर्जी है। हाँ बिल्कुल। कुछ स्टडीज में भी ऐसे कॉम्बिनेशन गट हीलिंग और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में प्रभावी पाए गए हैं। तो जिन लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल को अपनाया उन्हें सिर्फ पाचन में ही आराम मिला या और भी फायदे हुए? किताब के अनुसार नतीजे काफी व्यापक रहे हैं। पाचन संबंधी समस्याएं तो सुधरी ही, जैसे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, दस्त। साथ में लोगों ने अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार महसूस किया, मूड बेहतर हुआ, चिंता कम हुई। वाह। कुछ मामलों में हार्मोन संतुलन में सुधार आया, त्वचा साफ हुई और मेटाबॉलिज्म भी तेज हुआ, जिससे वजन कंट्रोल में मदद मिली। कमाल है। तो संदेश वही है कि अपनी रसोई को अपनी हेल्थ लैब बनाएं और सेहत की चाबी अपने हाथ में लें। बिल्कुल। और ये सब बातें हमें एक और बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण कनेक्शन की ओर ले जाती हैं, गट ब्रेन कनेक्शन। गट ब्रेन कनेक्शन, हाँ, ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि पेट में जो चल रहा है उसका सीधा असर हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारे मूड पर पड़ सकता है। ये कैसे होता है? ये कोई जादू नहीं बल्कि शरीर का एक जटिल नेटवर्क है। हमारे गट और ब्रेन के बीच लगातार दो तरफा बातचीत चलती रहती है। टू वे कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल। इसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। ये बातचीत मुख्य रूप से एक बहुत लंबी नस के जरिए होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व? हाँ, ये नस गट से सिग्नल्स दिमाग तक ले जाती है और दिमाग से वापस गट तक लाती है। इसके अलावा गट में रहने वाले बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो खून के जरिए दिमाग तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो अगर गट में गड़बड़ी है, जैसे वो डायस्पायसिस या लीकी गट जिसकी हमने बात की, तो वो सीधे दिमाग को सिग्नल भेज सकती है कि सब ठीक नहीं है। बिल्कुल। खराब गट स्वास्थ्य
जैसे गट में सूजन होना या गलत बैक्टीरिया का राज होना, सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारी याददाश्त, फोकस करने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, यही वजह है कि जिन लोगों को लंबे समय से गट की समस्याएं होती हैं, उनमें अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, वो सोचने में धुंधलापन, हाँ, और नींद न आने जैसी दिक्कतें भी साथ में देखी जाती हैं। क्या किताब में ऐसे उदाहरण हैं जहां गट ठीक करने से मानसिक सेहत भी सुधरी? हाँ, कई ऐसे अनुभव साझा किए गए हैं। लोग जो सालों से डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाइयां ले रहे थे, जब उन्होंने अपने गट पर काम करना शुरू किया, जैसे वो SIBO योगर्ट लेना, फर्मेंटेड फूड्स खाना, डाइट से गट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हटाना, राइट, तो उन्होंने पाया कि उनका मूड पहले से बेहतर रहने लगा, वे ज्यादा शांत महसूस करने लगे, उनकी सोचने समझने की शक्ति तेज हुई और नींद भी गहरी हो गई। ये तो जबरदस्त है। हाँ, कई मामलों में वे अपनी दवाइयां भी कम कर पाए। और ये साइकोबायोटिक्स क्या हैं? क्या ये कोई खास तरह के प्रोबायोटिक्स हैं? हाँ, साइकोबायोटिक्स एक उभरता हुआ फील्ड है। ये ऐसे खास प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जिन पर रिसर्च में देखा गया है कि उनका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मूड पर पड़ता है। अच्छा, मूड वाले बैक्टीरिया। हाँ, कह सकते हैं। माना जाता है कि ये बैक्टीरिया गट में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर मतलब केमिकल मैसेंजर बनाने में मदद कर सकते हैं या उनके लेवल को प्रभावित कर सकते हैं जो दिमाग में मूड को रेगुलेट करते हैं। जैसे सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, और डोपामिन। लैक्टोबैसिलस रूटरी और बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम कुछ ऐसे साइकोबायोटिक्स के उदाहरण हैं जिन पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी शोध चल रहा है। वाह, तो ये तो पूरा कनेक्शन साफ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि हमारा गट स्वास्थ्य महज पाचन तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी सेहत की नींव है। हाँ, ये हमारे मूड से लेकर हमारी इम्यूनिटी, हमारे वजन से लेकर हमारी मानसिक स्पष्टता तक हर चीज को गहराई से प्रभावित करता है। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट हमें बताती है, कि इसे सुधारना हमारे हाथ में है। बिल्कुल। अपने आहार और जीवन शैली में सोचे समझे, सरल लेकिन वैज्ञानिक आधार वाले बदलाव करके हम अपनी गट हेल्थ और उसके जरिए अपनी ओवरऑल सेहत में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल सही। छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम भी लंबे समय में बड़े नतीजे दे सकते हैं। गट और दिमाग के इस गहरे दो तरफा रिश्ते को जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारा शरीर अपने अंदरूनी इकोसिस्टम के बारे में हमें लगातार कितने सूक्ष्म संकेत भेज रहा होगा, जिन्हें हम शायद अनसुना कर देते हैं। और अगर हम उन संकेतों को, अपने गट की आवाज को ध्यान से सुनना सीख जाएं, तो स्वास्थ्य और बीमारी के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही कैसे बदल सकता है।